हेलो साथियों, मैं बीएल लूणा मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम पुरस्कार कहानी पढ़ रहे हैं जो हमारे जयशंकर प्रसाद की है। पिछली जो क्लास के अंदर हमने आदि कहानी के बारे में देख लिया था। उस टाइम जैसे जो मगध का जो राजकुमार है अरुण, उसने मधुलिका से कहा था कि आप जाकर महाराज जी कहिए कि मेरे को दक्षिणी नाले वाली जो भूमि है वो चाहिए, उसमें मैं खेती करूंगी। तो ये बात है, वो जब मधुलिका है वो जाकर उस महाराज से कहती है और महाराज ने जब वो जमीन दे दी, अब वो विचार कर रही है मधुलिका कि ऐसा मैंने क्यों किया, इसका जो उसको अफसोस हो रहा है। तो उससे आगे की कहानी है जो इस क्लास के अंदर हम देखेंगे। आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर ले, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। यहाँ पर हम संपूर्ण फर्स्ट ग्रेड का कोर्स करने जा रहे हैं जो हमारे हिंदी से संबंधित है, तो आप कंटिन्यू मेरे चैनल से जुड़े रहिए। ये जो पीछे वाली वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो उसके लिए एक प्लेलिस्ट बनी हुई है फर्स्ट ग्रेड के नाम से, वहां पर ये सारी वीडियो अपलोड है, आप जाकर उसको कंटिन्यू वॉच कर सकते हो। शुरुआत करते हैं हम आगे की जो कहानी है उसकी। तो देखिए पीछे वो लिखा हुआ था, श्रावस्ती का दुर्ग विदेशी के अधिकार में क्यों चला जाए। यानी उसके मन में विचार आता है मधुलिका के, जो ये श्रावस्ती का जो दुर्ग है वो विदेशी के हाथों में क्यों चला जाए। मगध का चीर शत्रु, वो एक जो शत्रु है उसके हाथ में, ओहो उसकी विजय, यानी मगध के जो राजकुमार है उसकी विजय ये मेरे से नहीं होगा। कौशल नरेश ने क्या कहा था, सिंह मित्र की कन्या, यानी उस टाइम जब वो पास में गई थी तो कौशल नरेश ने क्या कहा था कि ये सिंह मित्र की कन्या है। सिंह मित्र कौशल का रक्षक वीर, उसी की कन्या आज क्या करने जा रही है। यानी उसके मन में आ रहा है कि जो मेरा पिता था सिंह मित्र, वो तो ऐसा था जो कौशल का रक्षक था, उन्होंने कौशल की रक्षा की थी उस टाइम जो मगध है उस मगध से। तो ये कह रहा है ये तो रक्षक था। नहीं नहीं मधुलिका, मधुलिका जैसे उसके पिता उस अंधकार में पुकार रहे, यानी उसको ऐसा एहसास हो रहा है कि उसके पिता है जिनकी मृत्यु हो चुकी है वो उस अंधकार में पुकार रहे, उसको मना करे कि मधुलिका तेरे को ऐसा नहीं करना है। वह पगली की तरह चिल्ला उठी, रास्ता भूल गई। यानी उसने कहा कि मैं तो रास्ता भूल गई हूं जो मैंने ये कदम उठा लिया। प्राय 100 उल्काधारी अश्वारोही चले आ रहे थे और आगे आगे एक वीर अधेड़ सैनिक। यानी अब आगे की जो कहानी है वो है, ये मधुलिका है, ये अफसोस करके वो जा रही है वापिस उसको बताने के लिए। तो रास्ते के अंदर है एक 100 उल्काधारी, यानी 100 है वो उल्काधारी जो अश्वारोही है, जो इस पे 100 उल्काधारी अश्वारोही चले आ रहे हैं जो घोड़े पे बैठे हुए जो सैनिक है, और आगे उसके वीर एक अधेड़ है वो सैनिक है जो आधी उम्र का वो चल रहा है। उसके बाएं हाथ में अश्व की वल्गा और दाहिने हाथ में नगन खड़क है। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन बनाएगा कि उसके कौन से हाथ में, सैनिकों के कौन, जो सैनिक है ना अधेड़ सैनिक, उसके किस हाथ में जो नगन खड़ग थी। अब यहाँ पर बाएं और दाहिने में कंफ्यूजन होता है। तो अब देखिए इसको अब ज्यादा आपको दिमाग में बोधरेशन नहीं लेना है कि आदमी होता है ना उसका, जैसे मान लिया ये दो हाथ है, दो हाथ है, एक हो गया बायां और एक हो गया दाहिना यानी दायां, तो ये रहा दाहिना और ये रहा बायां। तो ये कंफ्यूजन होता है आपको, तो याद रखने में सुविधा होगी, क्योंकि जो हमारा दाहिना हाथ है, दाहिना हाथ है, बायां हाथ है उसको नहीं, और दाहिने हाथ है वो ही ज्यादातर लोगों का चलता है, तो उसी से हम तलवार चलाएंगे। तो नगन खड़क यानी खड़क का मतलब तलवार हो गया, तो तलवार उसी हाथ में रहेगी। अब जो बायां हाथ है उसके अंदर अश्व की वल्गा है, तो वैसे वह मिल रहा है तो भी आप इसको याद कर लीजिए, अश्व की वल्गा है वो बाएं हाथ में। तो इस प्रकार वहां पर आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, वहां पर आप भूल जाते हो तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है वहां से। अत्यंत धीरता से वह टुकड़ी अपने पथ पर चल रही थी, परंतु मधुलिका बीच पथ से हिली नहीं। यानी वो जो टुकड़ी है, जो 100 सैनिक है वो चल रहे थे, परंतु मधुलिका वो रास्ते के बीच में खड़ी थी। प्रमुख सैनिक पास आ गया, यानी जो सैनिक था वो पास आ गया, पर मधुलिका अब भी नहीं हटी। यानी बिल्कुल पास आ गया तो भी मधुलिका वहां से नहीं हटी। दूसरे अश्वारोही ने कड़क कर कहा, तू कौन। यानी उसके पास वाला जो एक अश्वारोही था जो घोड़े पे बैठा हुआ सैनिक था, उसने कहा तू कौन है, मधुलिका से प्रश्न किया। सेनापति मुझे बांध लो। अब मधुलिका कह रही है कि सेनापति मुझे बांध लो, राजा के पास ले चलो, क्या है स्पष्ट है। यानी अब वो कह रहे हैं कि मुझे बांध लो और बांध कर
राजा के पास ले चलो। तो अब वो सैनिक क्या कह रहा है कि ये क्या है, जो बात है वो मेरे को स्पष्ट समझा, क्या बात है। श्रावस्ती का दुर्ग एक प्रहर में दस्युओं के हस्तगत हो जाएगा, यानी शत्रुओं के हाथों में चला जाएगा। जो हमारा श्रावस्ती का दुर्ग है, एक प्रहर में यानी कुछ ही समय बाद में, एक दिन और एक रात के अंदर 8 पहर होते हैं, तो एक रात में 4 पहर हो रहा है। तो ये कह रहा है कि एक पहर में हमारा जो श्रावस्ती का जो दुर्ग है वो दस्युओं के हाथों में चला जाएगा। दक्षिणी नाले के पार उनका आक्रमण होगा, यानी दक्षिणी नाले से वो आक्रमण करेंगे। सेनापति चौंक उठे, सेनापति एकदम से आश्चर्यचकित हो गए कि ये क्या हो रहा है। उन्होंने आश्चर्य से पूछा, तू क्या कह रही है, यानी तू क्या कह रही है, बात सही है? मैं सत्य कह रही हूँ, शीघ्रता करो, यानी मैं जो कह रही हूँ वो सत्य है, आप जल्दी जाओ। सेनापति ने 80 सैनिकों को नाले की ओर धीरे धीरे बढ़ने की आज्ञा दी, क्योंकि उनके पास में 100 ही तो सैनिक थे। तो 80 सैनिकों को कहा कि आप नाले की ओर धीरे धीरे बढ़ो, और स्वयं 20 अश्वारोहियों के साथ दुर्ग की ओर बढ़े, यानी 20 सैनिकों को लेकर वो दुर्ग की ओर चले गए। मधुलिका एक अश्वारोही के साथ बांध दी गई। अब मधुलिका को भी क्योंकि बांध दी गई एक अश्वारोही के साथ में, क्योंकि उसको भी तो साथ लेके चलना था, कि उसने बताया था भाई बात झूठी है या सच्ची है, तो मधुलिका को भी साथ ले गए। दुर्ग में कितने सैनिक होंगे? सेनापति की जय हो, 200, यानी दुर्ग के अंदर 200 सैनिक थे। तो 100 सैनिक तो उनके पास में थे, जो अश्वारोही जो थे ना वो 100 सैनिक थे। उनमें से 80 सैनिकों को नाले के पास में भेज दिया गया, और 20 सैनिकों को सेनापति लेकर दुर्ग में आया। और दुर्ग में अगर पूछा कि दुर्ग में कितने सैनिक है, तो दुर्ग में 200 सैनिक थे। उन्होंने शीघ्र ही एकत्र करो, परंतु बिना किसी शब्द के, यानी सेनापति ने कहा कि जल्दी से उनको एक जगह इकट्ठे करो। 100 को लेकर तुम शीघ्र ही चुपचाप दुर्ग के दक्षिण की ओर चलो, यानी उन 200 जो सैनिक है उनमें से 100 सैनिकों को आप और भेज दो दक्षिणी नाले के पास। आलोक और शब्द न हो। सेनापति और साथ में मधुलिका को देखते ही चंचल हो उठे। सेनापति ने कहा, जय हो देव, इस स्त्री के कारण मुझे इस समय उपस्थित होना पड़ा। यानी सेनापति है वो जो अश्वारोही के साथ बंधी हुई थी, तो वो उसके पास में गई, उसके पास में महाराज के पास में, और महाराज के पास में जाकर महाराज को बताया कि महाराज इस स्त्री के कारण, यानी जो मधुलिका, इसके कारण मेरे को यहाँ पर उपस्थित होना पड़ा इस टाइम। इन्होंने मेरे को बताया था कि दक्षिणी नाले से है वो आक्रमण होने वाला, शत्रु आक्रमण करने वाला, इसीलिए मैं इस समय आया हूँ। महाराज ने स्थिर नेत्रों से देखकर कहा, सिंह मित्र की कन्या फिर यहाँ क्यों, यानी ये सिंह मित्र की कन्या है वो यहाँ पर क्यों आई है, आगे थे। यानी महाराज ने ऐसा कहा कि भाई सिंह मित्र की कन्या, उसको मैंने जो जमीन मांग रही थी वो दे दी है, फिर ये अब क्या मांगने के लिए आई है देव, यानी महाराज। किसी गुप्त शत्रु ने उसी ओर से आज की रात में दुर्ग पर अधिकार कर लेने का प्रबंध किया है। यानी ये कह रहा है कि इसने बताया है कि जो दक्षिणी नाले की जमीन है जो मधुलिका को दी गई थी, उसी की ओर से है वो एक शत्रु है, वो उससे आज आक्रमण करने वाला। और इसी स्त्री ने मुझे पथ में ये संदेश दिया, यानी रास्ते में ये संदेश दिया इस स्त्री ने। स्त्री कौन है यहाँ पर? मधुलिका। राजा ने पूछा, मधुलिका ये सत्य है? हाँ देव, यानी राजा ने मधुलिका से पूछा कि क्या मधुलिका ये बात सत्य है? तो उसने कहा हाँ देव। राजा ने सेनापति से कहा, सैनिकों को एकत्र करके तुम चलो, मैं अभी आता हूँ, यानी तुम तो चलो और मैं अभी आ ही रहा हूँ। सेनापति के चले जाने पर राजा ने कहा, सिंह मित्र की कन्या, तुमने एक बार फिर कौशल का उपकार किया, ये सूचना देकर तुमने पुरस्कार का काम किया। यानी राजा ने कहा कि हे मधुलिका, तूने ना ऐसा काम किया कि वापस आपको एक पुरस्कार दिया जाएगा, जो आपने ये बताया है कि भाई आक्रमण होने वाला है, तो आपने पुरस्कार का काम किया है। अपने साहसिक अभियान में अरुण बंदी हुआ। अब उधर क्या है, अरुण है उसने आक्रमण कर दिया, और उस आक्रमण में क्योंकि इधर से सारे सैनिक चले गए थे, तो इन्होंने उसको बंदी बना लिया। बंदी अरुण को देखते ही जनता ने रोष से हुकार करते हुए कहा, वध। यानी अब अरुण है उसको बंदी बना लिया गया, और उसको जब जनता ने देखा कि ये कोई शत्रु है जिसको बंदी बना लिया गया, तो जनता ने मांग की कि इसको वध, यानी इसको मृत्युदंड दो, वध करो। राजा ने सबसे सहमत होकर आज्ञा दी, प्राण दंड। यानी राजा ने पूरी प्रजा से आज्ञा ली कि भाई इसके साथ में क्या किया जाना चाहिए, तो प्रजा ने कहा कि इसको वध कर दो, तो राजा ने आज्ञा दे दी कि प्राण दंड, इसको मृत्यु दंड दे दो। मधुलिका बुलाई गई। अब मधुलिका को भी बुलाया गया, वह पगली सी आकर खड़ी हो गई। मधुलिका है वो चुपचाप पगली सी आकर खड़ी हो गई। कौशल नरेश ने पूछा, मधुलिका तुझे जो पुरस्कार लेना हो मांग। वह चुप रही।
यानी राजा ने कहा कि मधुलिका तूने पुरस्कार का काम किया तो तू जो भी मांगेगी वो तेरे को पुरस्कार दिया जाएगा। पर मधुलिका कुछ भी नहीं बोली। राजा ने कहा मेरी निज की जितनी खेती है मैं सब तुझे देता हूँ। यानी राजा ने कहा कि मेरी खुद की जितनी भी संपत्ति है वो मैं तेरे नाम करता हूँ, मधुलिका को देता हूँ। मधुलिका ने एक बार बंदी अरुण की ओर देखा, यानी अरुण सामने बंधा हुआ था तो मधुलिका ने उसकी ओर देखा। उसने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए। मधुलिका ने क्या कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। अरुण हंस पड़ा। अरुण है उस टाइम हंस पड़ा। राजा ने कहा नहीं मैं तुझे अवश्य दूंगा, मांग लो। यानी राजा ने कहा कि मैं तेरे को कुछ ना कुछ तो जरूर दूंगा, तुम मांग लो तो मुझे भी प्राण दंड मिले। कहती हुई वह बंदी अरुण के पास जा खड़ी हुई। यानी अब जब राजा ने ज्यादा उसको फोर्स किया तो उसने कहा कि मुझे भी प्राण दंड चाहिए। कोई ऐसा करके वो किसके पास में, जो बंदी अरुण था उसके पास में जाकर खड़ी हो गई। तो ये जो मुख्य जो कहानी थी वो मधुलिका को एक पात्र बनाकर मधुलिका के चारों ओर इर्द गिर्द ये घूमती है। और इसके अंदर एक तो खुद का प्रेम है और एक राष्ट्र प्रेम है। इन दोनों के बीच में मधुलिका है वो द्वंद की स्थिति में रहती है। तो ये कहानी है वो पूरी कंप्लीट हो गई है। जितने इसके महत्वपूर्ण पॉइंट बनते थे उन पॉइंटों को हमने इस कहानी के अंदर लिया है। पूरी कहानी को नहीं लिया है, सिर्फ वही पॉइंट लिए जहां जहां से एग्जाम में क्वेश्चन बनने की संभावना है। अब कुछ महत्वपूर्ण जो प्रश्न आंसर है इस कहानी से वो भी हम देख लेते हैं। तो महत्वपूर्ण प्रश्नों में है अरुण जिस घोड़े पर सवार था वह था, यानी सिंधु देश का, यानी अरुण है जिस घोड़े पे सवार था वो सिंधु देश का घोड़ा था। ये रहस्य मानव हृदय का है मेरा नहीं, ये कथन किसने किससे कहा था? उत्तर है मधुलिका ने अरुण से। मधुलिका ने अरुण से। ये रहस्य मानव हृदय का है मेरा नहीं, ये कथन किसने किससे कहा था? तो ये मधुलिका ने अरुण से कहा था। आगे देखो, वह हर्ष और उत्साह का समुद्र हिलोरे भरता हुआ आगे बढ़ने लगा। इस कथन में वह सर्वनाम का प्रयोग किसके लिए हुआ है? उत्तर है विशाल जन समूह का। विशाल जन समूह उसके लिए ये प्रयुक्त हुआ है। वह हर्ष और उत्साह का समुद्र हिलोरे भरता हुआ आगे बढ़ने लगा। तो यह है विशाल जन समूह के लिए आया है। सौसत्ययन का क्या अर्थ है? मांगलिक मंत्रोच्चारण, यानी जो मांगलिक मंत्रोच्चारण जिस समय राजा उत्सव का आयोजन कर रहा था उस समय का ही है। ठीक है, तो सौसत्ययन का अर्थ होता है मांगलिक मंत्रोच्चारण। सिंहमित्र किस युद्ध में भाग लेते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे? वाराणसी, यानी जो वाराणसी का युद्ध था उस टाइम ये सिंहमित्र है उसकी मृत्यु हो गई थी, वीरगति को प्राप्त हुए थे। तो सिंहमित्र कौन थे? मधुलिका के पिता थे। मधुलिका, तो मधुलिका के ये पिता थे सिंहमित्र। मगध का निर्वासित राजकुमार अरुण कौशल में क्यों आया था? आजीविका खोजने, यानी यहाँ पर आया वो मधुलिका से आकर कहता है कि मधुलिका में निर्वासित राजकुमार और यहाँ पर आजीविका के लिए आया हूं। तो अरुण है वो कौशल के अंदर आजीविका खोजने के लिए आया था। अरुण ने वीरों की आजीविका किसे कहा है? बाहुबल को। ये सारे पॉइंट वैसे भी आ गए, फिर भी मैंने यहाँ पर क्वेश्चन लिए कि कैसे कैसे क्वेश्चन है वो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। दस्युओं के हाथ में जाने से कौन सा दुर्ग बच गया था? पुरस्कार कहानी के आधार पर बताइए। श्रावस्ती का दुर्ग, यानी मधुलिका ने राजा को बता दिया था इसलिए अरुण उस पर अधिकार नहीं कर पाया। मधुलिका ने कौशल का चीर शत्रु किसे कहा है? मगध को। मगध है वो पुराना, चीर का मतलब जो पुराना शत्रु है लंबे टाइम से। मधुलिका ने राजा का प्रतिदान अनुग्रह नहीं किया। कहानी में प्रतिदान का क्या आशय? भूमि का मूल्य। प्रतिदान का मतलब है भूमि का मूल्य। तो मधुलिका ने वो भूमि का मूल्य नहीं लिया। राजा उसको पुरस्कार के रूप में देना चाह रहा था पर मधुलिका ने उसको नहीं लिया, मना कर दिया। पुरस्कार कहानी कितने परिच्छेदों में विभक्त है? 5 परिच्छेदों में। ये मोस्ट हो जाता है। ठीक है, पुरस्कार कहानी है वो कितने परिच्छेदों में? परिच्छेद का मतलब ऐसे पार्ट ही हो गया तो इसको 5 भागों में विभाजित किया गया है। तो पुरस्कार कहानी है तो याद रखना पुरस्कार पैसे आ रहा है तो 5। पुरस्कार कहानी है वो 5 परिच्छेदों में विभक्त है। आगे देखो, दुर्ग के रक्षक का क्या नाम था? यानी दुर्ग रक्षक था उसका क्या नाम था? तो उसका नाम था अग्निसेन। दुर्ग में 200 सैनिक मौजूद है ये सूचना किसने दी? अग्निसेन ने, जो एक क्या था? सेनापति था। अग्निसेन कौन था? सेनापति था। तो अग्निसेन ने आकर दी। दुर्ग में 200 सैनिक थे।
यहाँ से देखो क्वेश्चन किस प्रकार के पूछे जाएंगे। जैसे मान लिया जो मगध का राजकुमार था उसके पास में 100 सैनिक थे, मगध के राजकुमार के पास में कितने थे? 100 सैनिक थे। फिर जो अश्वारोही आ रहे थे जो श्रावस्ती के थे, वो जो अश्वारोही आ रहे थे वो भी 100 सैनिक थे। जो अश्वारोही थे उनमें से जो 80 सैनिक थे, उस 80 सैनिकों को दुर्ग के जो नाला है उसके पास में भेज दिया गया था और 20 सैनिकों को सेनापति लेकर दुर्ग में आया था। आगे दुर्ग में आकर देखा तो वहां पर 200 सैनिक थे दुर्ग के अंदर पहले से, तो उनमें से कहा कि इन सैनिकों को भी आप लेकर, यानी 100 सैनिकों को लेकर आप तुरंत वहां पर जाइए। कहां पर? जो दक्षिणी नाले की ओर है वो आक्रमण हो रहा है और राजा ने कहा मैं खुद भी आ रहा हूं। तो ये सारे जो पॉइंट है इसको कहानी को अच्छे से पढ़ना, एक एक पॉइंट को यहाँ से क्वेश्चन बनाएंगे। मधुलिका की मन में द्वंद था, क्या? देश प्रेम और अपने प्रेम का। मैंने आपको बता दिया है कि मधुलिका के अंदर दो प्रेम चलते हैं, एक तो देश प्रेम का, उसका भी मान रखना, और एक खुद के प्रेम उसकी भी रक्षा करनी है। पुरस्कार कहानी जयशंकर प्रसाद के किस कहानी संग्रह में संकलित है? तो आंधी नाम का जो कहानी संग्रह उसके अंदर संकलित है पुरस्कार कहानी। ठीक है। रात्रि के उत्सव में कौन सम्मिलित नहीं हुआ था? राजकुमार अरुण। यानी जो रात्रि का जो उत्सव था उसके अंदर कौन नहीं आया था? राजकुमार अरुण है वो नहीं आया था। पुरस्कार कहानी का प्रकाशन कब हुआ था? 1936 में। पुरस्कार कहानी का जो प्रकाशन वर्ष है वो 1936 है। पुरस्कार कहानी किस प्रकार की कहानी है? आदर्शवादी। पुरस्कार कहानी वो आदर्शवादी है। जिस प्रकार हमने देखा कफन कहानी, कफन कहानी है वो प्रेमचंद की है, तो कफन कहानी है वो यथार्थवादी है। कफन कहानी है वो यथार्थवादी है और हमारी जो पुरस्कार कहानी है वो आदर्शवादी है। और प्रेमचंद है उसका जो संपूर्ण जो विशेषताएं है साहित्य की वो है आदर्शोन्मुख यथार्थवादी। आदर्शोन्मुख यथार्थवादी, तो ये अलग अलग है। वो ये आदर्शों से बंधी हुई है, ये यथार्थ यानी हकीकत पे आधारित है, और जो प्रेमचंद है उसके अंदर आदर्श और जो हकीकत है दोनों का मिला जुला रूप है। तो पूरा साहित्य है वो इस प्रकार, तो आपको ये विशेषताएं वो याद रखनी है। पुरस्कार कहानी वो आदर्शवादी है, कफन कहानी यथार्थवादी है, और प्रेमचंद का पूरा जो साहित्य है वो उसकी विशेषता आदर्शोन्मुख यथार्थवादी। तो हमने इसके अंदर दो कहानियां, हमारे सिलेबस के अंदर 3 कहानियां दे रखी है, तो 2 कहानियां हमने कर ली। अब आगे की कहानी यही सच है जो मन्नू भंडारी की है और बहुत ही शानदार कहानी है, उसको हम आगे की क्लासों के अंदर करेंगे। उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम जय भारत।